विस्की, वोडका, जिन, रम या फिर वाइन, ये सब नशा देती है, बट क्या ये हमें पैसे भी कमा के दे सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जो डील करती है इन अल्कोहल इंडस्ट्री। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है जो 1826 से इस इंडस्ट्री में लीड कर रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो ये 36% मार्केट शेयर होल्ड करती है। इसके पास जो प्रोडक्ट है, आप इनका नाम जरूर सुना होगा अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं, जैसे कि जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, वेट 69, एंटीक्विटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंजर्स, मैकडोनल्ड, स्मिर्नॉफ और कैप्टन मॉर्गन। ये कुछ ऐसे ब्रांड है जिसके बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कंपनी को जो ओन करते थे विजय माल्या एक टाइम पे। इसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो गुरु लोगों, आज हम इस कंपनी के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है, इसके कॉम्पिटिटर एडवांटेज क्या है, इसके रिस्क क्या है, ओवरऑल इसके फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और आखिरी में हम इसका कंक्लूजन करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, इस कंपनी के फाउंडर थे एग्नेस मैकडोनल्ड्स और इन्होंने 1826 में इस मैकडोनल्ड्स कंपनी की शुरुआत की थी। ये कंपनी फोकस करती थी ब्रिटिशर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, जो थे अल्कोहल और टबैको। इन द ईयर 1898 इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया गया और फिर 1951 में विठल माल्या के पास एक और कंपनी थी जिसका नाम यूनाइटेड ब्रिवरेजेस था। उस कंपनी ने एक्वायर किया मैकडोनल्ड्स कंपनी को। इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और इसको बहुत अच्छे से ग्रो किया। इन्होंने पहला अपना ऑक्शन हाउस चालू किया केरला के एक छोटे से गांव में। फिर इसने वेरियस कंपनी को एक्वायर किया। इससे इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कमांड पर हासिल कर ली। पहले ये सिर्फ ब्रांडी ही बनाया करते थे, उसके बाद इन्होंने विस्की, रम, जिन, वोडका और वाइन में अपनी एक्सपर्टाइज हासिल कर ली। In 1983 विठल माल्या की हालत खराब होने लगी और विजय माल्या को इसका डायरेक्टर बना दिया गया। उसके बाद तो आप जानते हैं कि विजय माल्या ने क्या किया इस कंपनी को ग्रो करने में, मगर उसके बाद उन्होंने क्या भूल की। इस कारण से 2011 में डियागो कंपनी ने इस कंपनी के 10% एक्वायर किए और फिर नियरली 2014 में इसके 54% के स्टेक होल्डर बन गए और इस कंपनी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए। इसलिए आप आज के टाइम पे इस कंपनी के ओवरऑल बहुत सारी जगह डियागो कंपनी का नाम देखते हैं और ये कंपनी बन गई है सब्सिडरी ऑफ डियागो कंपनी। अगर बात की जाए इसके बिजनेस मॉडल की तो ये आप मानिए कि इंडिया में ब्रिवरेजेस बहुत ज्यादा कंज्यूम होने लगी है और ये माना जा रहा है 2024 तक ये इंडस्ट्री 350 ट्रिलियन रुपीस की बन जाएगी और 2030 तक इसमें 300 ट्रिलियन और बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये इंडस्ट्री बढ़ती ही जाएगी। अब इस इंडस्ट्री को यूटिलाइज करने के लिए ये कंपनी कंटिन्यूसली मेहनत कर रही है वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू इस कस्टमर बेस को सप्लाई करने में। अब आप ये जानते भी होंगे कि ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रही है, फ्रॉम द प्रीमियम क्वालिटी टू द पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अगर बात की जाए इसके कॉम्पिटिटर की तो जी हाँ, इसके बहुत ही क्लोज कॉम्पिटिटर है, जैसे कि यूनाइटेड ब्रिवरीज, रेडिको केतान, और इनमें से 3 के पास 10,000 करोड़ के ऊपर का कैपिटल है। इसके अगर सभी कॉम्पिटिटर का एक कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ देखा जा सकता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स 66,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल होल्ड करती है, बाकी इससे जस्ट हाफ ही है। इसके अलावा पिछले क्वार्टर का हम देखा जाए इसके सेल्स तो नियरली 2500 करोड़ का ये था बिजनेस, बट बाकी सभी उससे बहुत नीचे है। इसके अलावा ROE के बारे में बात की जाए तो ये 17.52 है, बाकी इसके आसपास ही है। इसके अलावा ROC के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देखा जा सकता है ये अपने आप स्टैंड टॉल कर रही है। तो ओवरऑल इस कंपनी के पास एक एडवांटेज है यहाँ पर। अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में बात की रहे
तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास वेरियस प्रोडक्ट्स है जो प्रीमियम क्वालिटी से लेकर पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी हैं, जिस कारण से इसका ओवरऑल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टूवर्ड्स देयर कस्टमर बढ़ जाता है। इसके अलावा इस कंपनी के पास बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो इन सभी कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एडवांटेज देती है इस कंपनी को, और कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचने में बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा इस कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क होता है यहाँ पर इनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने में, जहाँ पर नेचुरल अल्कोहल के रेट बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इसके आसिस जो हैं उसके भी रेट बढ़ रहे हैं, जिस कारण से इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेगुलेशन की तो यहाँ हमें ये देखने मिल रहा है डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रेगुलेशन होते हैं। जहाँ चुनाव आने वाले होते हैं वहाँ पर एक अलग ही सेगमेंट चल रहे होते हैं। कहीं पर इसको ड्राई स्टेट बना दिया जाता है या फिर वहाँ पर किसी तरीके की रोक लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इस टाइप की कंपनीज में। इसके अलावा पोर्टफोलियो रीशेपिंग एक बहुत बड़ा कॉस्ट बैरियर बन जाता है, क्योंकि इन लोगों को टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ चेंजेस या अपग्रेडेशन रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस की तो हम देखते हैं कि इस कंपनी का ग्रोथ पिछले 5 साल में 4.32% है, जो बहुत ही कम है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रॉफिट वाया 5 ईयर्स देखा जाए तो ये भी 11.6% है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा इस कंपनी की ROE 17.5% है, ROCE 19.9% है। और सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये पिछले 5 साल में सिर्फ 4% थे, 3 साल में भी 4% और TMT 9% ही है। वहीं पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये पिछले 5 साल में सिर्फ 12% है, 3 साल में इसका 19% और TMT सिर्फ 4% है। अगर इसके कॉस्ट प्राइस CAGR के बारे में बात करें तो पिछले 1 साल में सिर्फ 12% है। रिटर्न और इक्विटी में बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 1 साल में 18% है, जो एक अच्छा नंबर है। लास्टली अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो ये देखा जा रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स एक पावरफुल स्पिरिट इंडस्ट्री है जो हर एक जगह अपने आप को प्रूव कर रही है। बस यहाँ पर इनके पिछले फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बात करें, जहाँ उन्होंने टेक केयर किया है, अपने डेप्ट कम किए हैं और इसके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नियरली इंडिया में हर 9 प्रोडक्ट 1 मिलियन केसेस बेचते हैं, और एक ऐसा इनके पास ब्रांड है जो नियरली 25 मिलियन केसेस हर साल बेचता है। तो ओवरऑल ये कंपनी अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को और बढ़ाते जा रही है, और ये इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली ये कंपनी भी आगे बढ़ती जाएगी। फॉर नाउ P1 इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।